नमस्कार साथियों, अमन एजुकेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा था, हमने पढ़ा था वर्ण विचार। उसकी फर्स्ट क्लास में पढ़ा था हमने स्वर और और आज दूसरी क्लास है हमारी वर्ण विचार की, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन। तो शुरू करते हैं व्यंजन से। वर्ण विचार, और इसमें पढ़ेंगे हम व्यंजन। अब सीधी सीधी बात बताता हूँ मैं आपको साफ साफ कि स्वर और व्यंजन में क्या फर्क होता है। स्वर वो होते हैं जिनका स्वतंत्र रूप से उच्चारण किया जा सकता है, और व्यंजन का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता। इनका उच्चारण करने के लिए अन्य वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है हमारे को, जिनके माध्यम से इनका उच्चारण किया जा सकता है। मतलब कि क्या है, व्यंजन स्वतंत्र उच्चारण, स्वतंत्र उच्चारण नहीं किया जा सकता। उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता ली जाती है। ठीक है, कि वो अन्य वर्ण, उच्चारण में जो अन्य वर्णों की सहायता ली जाती है वो वर्ण कौन से है? वो स्वर ही है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखिए ध्यान से। जैसे अपन बोलते हैं, क्या अपन बोलते हैं, जैसे पहले बताता हूँ मैं आपको स्वर। स्वर में अपन किसी चीज का उच्चारण करते हैं, जैसे कि अ, तो हम इसको कितनी देर तक बोले तो भी लास्ट में जाते हुए भी ध्वनि ए की आती है। लेकिन जब हम ऐसा हम व्यंजन में करते हैं ना, ऐसा जैसे क का उच्चारण करते हैं क, तो अपन उच्चारण करते हैं ना क, तो लास्ट में जाने के बाद आवाज कौन सी, ध्वनि कौन सी निकलती है? ध्वनि निकलती है क में अ की ध्वनि निकलती है। मतलब कि क में अ छुपा हुआ है, क का उच्चारण अ की सहायता से हो रहा है। ठीक है, तो देखिए आप, तो क, तो ये क होता है ये अनंत वाला क, और इसमें होता है अ, यानी कि ऐश्वर की सहायता से, ऐश्वर की सहायता से क का उच्चारण किया जा सकता है। ये व्यंजन की परिभाषा ही क्या है कि जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता, और जिनका उच्चारण करने के लिए अन्य वर्ण की सहायता ली जाती है। वो अन्य वर्ण क्या है? वो अन्य वर्ण है स्वर। स्वर ही है वो अन्य वर्ण, जिनके माध्यम से इनका उच्चारण किया जा सकता है। और व्यंजन कितने हैं? व्यंजन व्यंजन कितने हैं? टोटल व्यंजन होते हैं कितने? 33 पढ़ते हैं हम इसमें। 33 में कौन कौन से पढ़ेंगे अपन? 33 में पढ़ने वाले हैं, एक तो फर्स्ट आ गया क वर्ग आ गया पूरा, ठीक। सेकंड में आ गया च वर्ग पूरा, और ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। वो आगे बताऊंगा मैं आपको। उच्चारण स्थान के आधार पर जब हम इनका वर्गीकरण पढ़ेंगे तो कौन से में कौन से, किसका उच्चारण कौन से स्थान से होता है, इसमें तो क्या क्या आएगा? ख, क, ख, ग, घ और अण। और इसकी बिंदी ये लगती है यहाँ पे आगे, ना कि नीचे लगती है। बिंदी जो पंचमाक्षर होता है ना, प्रत्येक वर्ग का जो पंचमाक्षर होता है उसके जो बिंदी का अपन प्रयोग करते हैं, वो बिंदी कहाँ होती है? वो आगे होती है। किसी शब्द में नीचे भी होती है, किसी में यहाँ भी होती है, और किसी में यहाँ भी होती है। तो इनका मतलब क्या है, मैं आपको पहले वो बताता हूँ। मैं बिंदी का जो हम प्रयोग करते हैं ना, इसमें होगी, ये देखो, जैसे यहाँ बताता हूँ मैं आपको, ये है खड़ी पाए और ये है लाइन की शिरोरेखा। इसमें एक बिंदी यहाँ पे प्रयोग करते हैं, एक बिंदी का यहाँ करते हैं, एक का नीचे करते हैं, और एक का यहाँ करते हैं। तो ये जो बिंदी होती है ना, इसको बोलते हैं अनुनासिक, अनुस्वार, अनुस्वार सॉरी, अनुस्वार बोलते हैं इसको। ऊपर जिस बिंदी का प्रयोग करते हैं ना अपन, इसको बोलते हैं अनुस्वार। और जो ये बिंदी है ना, ये है पंचमाक्षर बिंदी। पंचमाक्षर, पांचवें अक्षर के लिए हम ये बिंदी का प्रयोग करते हैं। और ये जो बिंदी है ना, ये प्रयोग करते हैं हम किसमें? उत्क्षिप्त या फिर ताड़नजात व्यंजनों के लिए। और उत्क्षिप्त और ताड़नजात व्यंजन कौन कौन से होते हैं? दो ही होते हैं। एक तो होते हैं ढ, और एक होते हैं अढ़।
ये दो उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं जिनके लिए हम इस बिंदी का प्रयोग करते हैं। ताड़न जात व्यंजनों की बिंदी कहाँ लगती है? नीचे लगती है। पंचमाक्षर, जो पंचमाक्षर जो होता है प्रत्येक वर्ग का, उसकी बिंदी कहाँ लगती है? आगे लगती है। जो ऊपर लगती है वो क्या होती है? अनुस्वार होती है। और जो ये लगती है ना, ये बिंदी लगता है अरबी और फारसी भाषा के शब्दों के लगता है। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नुक्ता बोलते हैं। इसको नुक्ता चिन्ह बोलते हैं। समझ में आ गया आप सबके? ये जो मैंने बताया आपको बिंदी का जो कंफ्यूजन होता है, जैसे कि ऊपर बिंदी आती है, किसी भी वर्ण के ऊपर जो बिंदी लगती है उसको बोलते हैं अनुस्वार। शब्द के जो आगे, मतलब वर्ण के जो आगे बिंदी लगती है वो होती है कौन सी? प्रत्येक वर्ग के पंचमाक्षर की बिंदी होती है। और शब्द के या वर्ण के जो नीचे बिंदी लगती है वो होती है ताड़न जात या उत्क्षिप्त का जो चिन्ह होता है वो, जो कि हमारे दो ही है ताड़न जात व्यंजन, अढ़ और अढ़। ठीक है। और जो अपने वर्ण से पहले लगती है ना बिंदी, जैसे कि अपन लगाते हैं ये वाली जो बिंदी लगती है ना पहले, ये होती है नुक्ता चिन्ह बोलते हैं इसको। और ये जो आगे लग जाएगा ना, तो ये पंचमाक्षर बिंदी है। और ये ऊपर हो गया अनुस्वार और नीचे ताड़न जात का आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी समझ में आ गया। तो हम पढ़ रहे थे व्यंजन कितने टोटल 33 होते हैं। च वर्ग, तो च का छ, ज, झ और आए। अब आ गया ट, ठ, ड और अण। ठीक है, इसमें वो बताया दिया मैंने आपको ताड़न जात आता है। नीचे बिंदी लग गई तो ताड़न जात हो जाएगा, वो इसका व्यंजनों का नहीं होगा वो। ठीक है। त वर्ग में त, थ, द, ध और न। जो द के अपन जो ये गांठ बनाते हैं ना यहाँ पे से गोला, इसके ऊपर से लाइन कभी पार नहीं होती है। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना। जब गांठ आ जाती है ना तो उसके ऊपर से सिरोरेखा पार नहीं करते हैं। अगर इसके ऊपर से सिरोरेखा पार हो जाएगी तो ये ध से क्या हो जाएगा? ये ध से हो जाएगा घ हो जाएगा ये। ठीक है ना, समझ गए ना। और फिर पांचवा वर्ग है प, फ, ब, भ और म। ये कितने हो गए? 25 हो गए। इनको क्या बोलते हैं? ये होते हैं स्पर्शी व्यंजन, या फिर इनको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक है, स्पर्शी व्यंजन या फिर वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। उसके बाद आते हैं, ये तो वर्ग तो 5 होते हैं इनमें। फिर आते हैं उसके बाद ये, र, ल और व। इनको बोलते हैं क्या? अंतस्थ व्यंजन। ठीक है। उसके बाद आता है श, स और ह। इनको बोलते हैं उष्ण व्यंजन। तो ये देख लीजिए आप, ये टोटल हो चुके हैं कितने? हमारे 33 व्यंजन हो चुके हैं। अब हम अलग अलग से पढ़ाने की जरूरत नहीं है इनको, कि मैं आपको फिर अलग से बताऊंगा एक बार कि स्पर्शी व्यंजन क्या होती है, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं और उष्ण व्यंजन क्या होता है। मैं यही बता देता हूँ आपको। जो ये 5 वर्ग है ना, 5 वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इनको बोलते हैं स्पर्शी व्यंजन बोलते हैं, या फिर इनको वर्गीय व्यंजन बोलते हैं। क्योंकि प्रत्येक अक्षर किसी न किसी वर्ग से संबंध रखता है, इसलिए इनको वो बोलते हैं वर्गीय। और इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 25। और जो अपन ये पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि इनमें 4 ही अक्षर है। तो ये, र, ल, व, इनको बोलते हैं क्या? हम अंतस्थ। तो ये कितने हो गए? ये हो गए 4। और ये है उष्ण व्यंजन। उष्ण व्यंजन में आएंगे श, श, स और ह। ये भी होता है कितने? 7। तो टोटल कितने हो गए? 25, 4 और 4, ये हो गए 33 व्यंजन। अब हम पढ़ने वाले हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। तो व्यंजनों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जा सकता है। फर्स्ट है कि उच्चारण स्थान के आधार पर एक तो वर्गीकरण होता है कि कौन से व्यंजन का उच्चारण कौन से स्थान से हो रहा है। एक हो गया उच्चारण स्थान के आधार पर। और दूसरा होता है प्रयत्न के आधार पर कि कौन सा किस प्रयत्न के द्वारा उनका उच्चारण किया जा रहा है। एक होता है अभ्यंतर प्रयत्न और एक होता है बाह्य प्रयत्न। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं।
उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। ठीक है, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। तो ठीक है, फर्स्ट पढ़ते हैं अपन क्या, उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं हम। तो इसमें उच्चारण स्थान ये दिखाएगा कि जब हम व्यंजनों का या फिर स्वरों का उच्चारण करते हैं तो सभी, ये तो है ही नहीं कि सबका उच्चारण एक जगह से करते हैं। जैसे किसी में हमारा जो मुंह की जो स्थिति बनती है ना उच्चारण करते समय, जैसे क का उच्चारण करते हैं तो क, घ का करते हैं घ, ध्वनि कहाँ से निकल रही है, कंठ से निकल रही है, तालु से निकल रही है, या मुर्दा से, या फिर दंते से। उसमें जो भाग हमारे मुख का जो भाग सक्रिय रहता है ना वो भाग वहीं से निकलती है वो ध्वनि। ठीक है, तो इसमें पढ़ते हैं हम, पहला होता है कंठे उच्चारण, मतलब उच्चारण स्थान के आधार पर पहला है कंठे, दूसरा है तालव्य, तीसरा है मूर्धन्य, और चौथा कौन सा है, दंते। ठीक है, और पांचवा जाएगा हमारा आखिरी औष्ठी। ठीक है, कि उच्चारण स्थान के आधार पर जिनका उच्चारण कंठ से होता है वो होता है कंठे, जिनका उच्चारण तालु से होता है वो आ जाएंगे तालु के, तालव्य के अंदर। अब ये क्योंकि ये मैं आपको बता देता हूं पहले एक बार, कंठ से उच्चारण किनका होता है, इसके अंदर आ जाएगा पूरा क वर्ग, क वर्ग के प्रथम, इसमें क वर्ग आता है, क वर्ग के प्रथम मतलब कि पांचों अक्षर आ जाएंगे इसमें, क वर्ग के क वर्ग आ गया। और इसमें क वर्ग के साथ साथ और क्या चीज आती है, एक तो क वर्ग पूरा हो गया इसमें कंप्लीट कंठ से उच्चारण में, और एक इसमें आता है और एक आता है विसर्ग, क्योंकि विसर्ग का उच्चारण स्थान भी कंठ ही है, और इनका बताऊंगा मैं आपको। विसर्ग और ह का मैं आपको बताने वाला हूं कि उच्चारण स्थान कंठ होता है, कंठ में हम पढ़ते हैं इनको, लेकिन इनका जो वास्तविक उच्चारण स्थान होता है ना वो होता है, इनको बोलते हैं, एक तो कंठ से उच्चारण हम पढ़ते हैं इनका, लेकिन जो कंठ है ना हमारा, कंठ के नीचे एक स्थान होता है जिसको बोलते हैं काकल। तो मुख्यतः इनका जो उच्चारण होता है ना है और विसर्ग, है और विसर्ग, इसका मुख्यतः उच्चारण होता है काकल्य स्थान से, काकल्य वर्ण कहा जाता है इनको, काकल्य वर्ण कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनका उच्चारण मुख्यतः हम पढ़ते हैं कंठ से ही पढ़ते हैं, लेकिन जो कंठ के नीचे एक स्थान होता है जिसको काकल बोला जाता है, वहां से इनका उच्चारण मुख्यतः माना जाता है, इसलिए इनको बोलते हैं काकल्य वर्ण भी बोलते हैं, लेकिन पढ़ते इसमें ही है। अब हम जब तालव्य पढ़ने वाले हैं ना तो तालव्य में आ जाएगा कौन सा वर्ण आ जाएगा, तालु से जिनका उच्चारण होता है च छ ज ज, तालु से उच्चारण होता है, इसमें आ गया पूरा स वर्ग आ गया। साथ में बता देता हूँ आपको, मुर्दा है, मूर्धन्य, जिनमें कि इसमें आ गया त वर्ग, और दंते में आ गया कौन सा, त वर्ग। ऐसे का ऐसे याद रखना है, इनको तो मुश्किल नहीं है। और इसमें आ गया प वर्ग। ठीक है, और इसके अलावा इनमें क्या क्या आता है, इसमें आता है ये का उच्चारण इससे, र का उच्चारण मुर्दा से होता है, और ल का उच्चारण होता है किससे, दंते से, और व का उच्चारण होता है ओष्ठे, क्योंकि व का उच्चारण करते हैं तो हमारे होठ क्रिया करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद इसके अंदर आता है तालव्य में आएगा कौन सा, तालव्य श। जब हम संधि पढ़ते हैं ना तो उसमें बोल जाता है ना कि ये वर्ण आ जाएगा तो तालव्य स हो जाएगा, या फिर ये आ जाएगा तो दंते स हो जाएगा, या फिर मूर्धन्य स हो जाएगा, तो वो इसका मतलब यही है। ये आप जब पढ़ोगे ध्यान से तब आपको पता चलेगा, क्योंकि तालव्य श हो जाएगा, क्योंकि ये भी श है
ये भी श है और ये भी श है, तो अब हम इसको बोलते हैं श, इसको बोलते हैं श और इसको बोलते हैं स। ठीक है, ये सब चीजें इसमें पढ़ लेंगे। तालव्य में क्या होता है कि जो च वर्ग की जो ध्वनि निकलती है ना हमारे, वो तालु से निकलती है, और मूर्धन्य में आता है ट वर्ग और र और श। मूर्धन्य में क्या होता है कि जब हम ध्वनि का उच्चारण करते हैं ना, ट वर्ग का उच्चारण करते हैं, तो हमारी जो जीवा होती है ना, वो जो हमारे मूर्धा यानी कि मसूड़ों से या फिर जो ऊपरी ठोस भाग है ना हमारा, उससे टकराती है। जैसे कि ट ठ ड ड, एकदम ऐसे झटका मारती है, ऊपरी ठोस भाग से टकराती है। और जो दंते होते हैं ना, तो इस दंते के अंदर ये पढ़ते हैं हम कि इनका उच्चारण करते समय हमारी जीवा हमारे दांतों को छूती है। त थ द द, बिना इनको दांतों को छुए इनका उच्चारण नहीं किया जा सकता। और प वर्ग में ये होता है कि हमारे होठ आपस में छूते हैं, प फ ब ऐसे। ठीक है ना, तो समझ गए आप। मैंने आपको बता दिया कि उच्चारण स्थान के आधार पर क्या होता है। फिर आपने कुछ और इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको लिखा देता हूँ चीजें। एक आता है नासिक्य, नासिक्य व्यंजन। तो नासिक्य व्यंजन में क्या आएगा, नासिक्य व्यंजन में आएगा प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर इसमें आएगा, प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर। क च ट त प, प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर कौन सा होता है, वो होता है नासिक्य वर्ण। और एक और चीज बताता हूं मैं आपको, दंतोष्ट, दंतोष्ट व्यंजन, दंतोष्ट व्यंजन या फिर वर्ण। दंतोष्ट व्यंजन, दंतोष्ट का मतलब क्या है, एक तो हो गया ये दांत और एक हो गया ये ओष्ठ, कि जिनका उच्चारण दांत और होठ दोनों के द्वारा होता है, वो होते हैं। इसमें आता है एक तो ये व अरबी वाला, और एक आता है फ जिसकी ये नुक्ता चिन्ह लगा रहता है। इनको बोलते हैं, हम ऐसे बोलते हैं, इनको बोलते हैं व फ, जिसमें कि दांतों का और होठों का दोनों क्रियाशील होते हैं इनका उच्चारण करते समय, इसलिए यह दंतोष्ट व्यंजन में हम ये पढ़ते हैं। काकल्य ध्वनियां है, एक और लिखूंगा मैं आपको यहाँ पे, काकल्य ध्वनि जो मैंने आपको लिखा दी, काकल्य वर्ण या फिर काकल्य व्यंजन इनको कहा जाता है। ये चीज मैंने आपको बता दी कि है और विसर्ग जो है और विसर्ग है, वो काकल्य व्यंजन कहलाते हैं। जो प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर है वो नासिक्य है। ठीक है, ये चीजें बता दी मैंने। अब आप हमने क्या पढ़ा अभी, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। अब हम पढ़ेंगे प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम, दूसरा प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न बोल मतलब बोल कर प्रयास करने के आधार पर है, तो इसमें पढ़ते हैं, फर्स्ट पढ़ते हैं इसमें फर्स्ट पढ़ेंगे अभ्यंतर। फर्स्ट क्या है, अभ्यंतर, और सेकंड क्या पढ़ेंगे, बाह्य। फर्स्ट तो हो गया अभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा हो गया क्या, बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है, अभ्यंतर जो प्रयत्न होता है ना, जिसमें कि हम शब्दों का या वर्णों का उच्चारण करने से पहले, मतलब कि प्रारंभ में जो प्रयत्न किए जाते हैं ना, वो चीजें आएंगी किसमें, अभ्यंतर परिवर्तन में। और बाह्य प्रयत्न होता है ना, बाह्य प्रयत्न होता है कि जो कि प्रयत्न बाद में किए जाए, वर्ण को बोलने के बाद जो उससे ध्वनि निकलती है, जैसे कि हम पढ़ते हैं ना अल्पप्राण महाप्राण, उनमें जो ध्वनि निकलती है या फिर घर्षण उत्पन्न होता है, तो वो आ जाएंगे सब बाह्य प्रयत्न में। और इनमें पढ़ते हैं अभ्यंतर परिवर्तन, अभ्यंतर जो प्रयत्न है ना, इनमें पढ़ते हैं हम ध्वनि को उच्चारण करने से पहले ही हम प्रारंभ में जो प्रयत्न करते हैं ना, वो इसके अंदर पढ़ते हैं। तो अब इसमें देखो आप, इसके अंदर आते हैं कौन कौन से आते हैं इसमें। फर्स्ट आता है स्पर्शी व्यंजन, वो जो मैंने आपको 25 शुरू में जो 25 लिखाई थे ना, वो स्पर्श व्यंजन है, जिनमें आते हैं कौन से, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, पांचों वर्ग आते हैं, वो है स्पर्श व्यंजन। और जो मैं अब आपको लिखाने जा रहा हूँ ये है स्पर्शी व्यंजन।
स्पर्शी व्यंजन, तो इसके अंदर कौन कौन सा वर्ग आएगा? इसके अंदर आएगा क वर्ग आएगा पूरा, च वर्ग नहीं आएगा इसमें आएगा ट वर्ग आएगा और त वर्ग आएगा और प वर्ग आएगा। प वर्ग के इनके सबके प्रथम 4 अक्षर आएंगे। वर्ग के प्रथम 4 अक्षर, इनमें भी सेम है। जो भी चारों वर्ग है ना, ये इन चारों वर्ग के प्रथम 4 अक्षर इसमें आएंगे। प्रथम 4 अक्षर आएंगे किसमें? स्पर्शी व्यंजन में। अब हमने आप सोच रहे होंगे कि च वर्ग को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि च वर्ग स्पर्शी व्यंजन में नहीं आता। च वर्ग आता है स्पर्श संघर्षी, क्योंकि उनका उच्चारण करते समय संघर्ष होता है, मतलब शब्दों में बाधा उत्पन्न होती है, जैसे कि च छ ज ज, एकदम ऐसे लग रहा ना घर्षण होता है, संघर्ष करना पड़ता है उनका उच्चारण करने के लिए, इसलिए स्पर्श संघर्षी। दूसरा हम पढ़ने वाले हैं स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी व्यंजन, इनमें पढ़ेंगे हम क्या पढ़ेंगे? च वर्ग के प्रथम 4 अक्षर, च वर्ग के प्रथम 4 अक्षर पढ़ने वाले हैं इसमें हम। च वर्ग के प्रथम 4 आएंगे इसके अंदर। स्पर्श पहला पढ़ लिया हमने क्या? स्पर्शी व्यंजन। दूसरा आएगा क्या? स्पर्श संघर्षी व्यंजन, जिसमें आएगा कौन? च वर्ग। फर्स्ट में आगे कौन से? चारों वर्ग आ गए च वर्ग को छोड़ के, और च वर्ग किसमें आ जाएगा? स्पर्श संघर्षी में आ जाएगा। तीसरा पढ़ते हैं हम नासिक के व्यंजन। ठीक है, तो नासिके में क्या आ जाएगा? नासिके में जो प्रत्येक वर्ग है ना हमारा, प्रत्येक वर्ग का जो पंचमाक्षर आता है ना, वो नासिके में आता है। ठीक है, तो लिख देता हूं मैं यहाँ पे प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर न, आय, न और म, प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर आ जाएगा किसमें? नासिके में आ जाएगा। और एक होता है उत्क्षिप्त व्यंजन या ताड़नजात व्यंजन, जो मैंने आपको पढ़ाते टाइम भी बताया था पहले कि ताड़नजात व्यंजन क्या होते हैं। ताड़नजात या उत्क्षिप्त, ताड़नजात इनका मतलब क्या है कि फेंकना। जुबान को बोलते टाइम हम ऐसे बोलते हैं ना, हम उच्चारण करते हैं ना इनका, अढ़ 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 अढ़, ऐसे मतलब जीवा को फेंकते हैं बाहर एकदम। इनको फेंके हुए व्यंजन भी कहा जाता है, इनको फेंके हुए व्यंजन कहा जाता है, उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है और ताड़नजात व्यंजन कहा जाता है। तो ये जो आते हैं ना, चौथे नंबर पे आ जाएंगे उत्क्षिप्त व्यंजन या फिर ताड़नजात व्यंजन। तो इसमें कौन से आते हैं? इसमें आते हैं एक तो अढ़ और एक अढ़। ठीक है, ये दो पढ़ते हैं हम इसके अंतर्गत। फिर उसके बाद आता है एक 5वां लुंठित या प्रकंपित। अब देखो, इसके नाम से ही लग रहा है लुंठित। लुंठित का मतलब क्या? लुंठित यानी कि लुढ़कते हुए, कि जिस वर्ण का उच्चारण करते समय हमारे जीवा से जो हवा है वो लुढ़कते हुए बाहर निकलती है। जैसे कि हम इनका उच्चारण करते हैं, जैसे कि अब उच्चारण करते हैं र, तो र का उच्चारण करते हैं ना, तो हमारी जीवा के बिल्कुल ऊपर से हवा निकलती है, जैसे लुढ़कते हुए बाहर निकलती है, इसलिए इसको बोलते हैं लुंठित व्यंजन, इसको कहा जाता है। इसमें आता है क्या? र। और लुंठित व्यंजन के बाद में एक आता है पार्श्विक व्यंजन। पार्श्व का मतलब आप जानते होंगे, पार्श्विक व्यंजन, पार्श्व मतलब दोनों तरफ से, पार्श्व का मतलब ये होता है ना दोनों तरफ से। तो जब हम इस वर्ण का उच्चारण करते हैं ना, तो हमारी जीवा के दोनों तरफ से हवा निकलती है। जैसे कि अपन उच्चारण करते हैं ल का, ल, तो दोनों तरफ से इसमें हवा निकलती है। तो छठा क्या आ जाएगा अपने पास? पार्श्विक व्यंजन। और पार्श्विक व्यंजन में क्या आएगा अपने पास? पार्श्विक व्यंजन में आएगा ल। पसीना बहुत हो रहा है। तो पार्श्विक व्यंजन में पढ़ लिया हमने क्या? ल पढ़ लिया। लुंठित में क्या पढ़ लिया? र पढ़ लिया। और अब हम पढ़ने वाले हैं
एक होता है 7 नंबर पे, एक होता है संघर्षहीन, संघर्षहीन या इनको बोला जाता है अर्ध स्वर भी कहा जाता है। और इसमें आते हैं क्या, ये और व आते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण करने में कोई संघर्ष नहीं होता है। मतलब कि जैसे उच्चारण करते हैं ना ये और व, ये व, जैसे ही हम स्वरों का उच्चारण करते हैं ना कि स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है, उसी प्रकार ये और व का उच्चारण करते हैं ना तो सेम लगभग स्वरों की भांति इनका उच्चारण होता है। इसलिए इनको संघर्षहीन व्यंजन के साथ साथ इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। अर्ध स्वर क्यों कहा जाता है कि थोड़ी थोड़ी गुण इनके स्वरों से मिलते हैं, इसलिए स्वरों की भांति ही गुण इनमें पाए जाते हैं, इसलिए इनको स्वरों की जैसे ही अर्ध स्वर कहा जाता है। अब फिर आता है एक हमने पहले पढ़ा था ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन पढ़ा था ना हमने, श, श, स और ह। तो इनको क्या कहा जाता है, इनको संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। देखो कंफ्यूज होना नहीं है कहीं। स्पर्शी व्यंजन जो हमने आपको 4 वर्ग बताए पहले, क च को छोड़ के जितने भी वर्ग है ना, 5 वर्ग में से च वर्ग को छोड़ के 4 वर्ग है वो आएंगे संघर्षी व्यंजन, और च वर्ग है वो आएगा स्पर्श संघर्षी व्यंजन। और जो ये मैं बता रहा हूँ ना आपको, श, श, स और ह, ये आएंगे केवल संघर्षी व्यंजन। ठीक है ना, संघर्षी व्यंजन। इसमें कौन आएगा, श, श, स और है, ये सब इसमें आ गए। ये अपना प्रयत्न के आधार पर जो हमने पढ़ रहे था ना वर्गीकरण, व्यंजन का वर्गीकरण प्रयत्न के आधार पर, तो ये प्रयत्न के आधार पर हमारा हो चुका है। अभ्यंतर पढ़ चुके हैं हम, जिसमें अभ्यंतर के अंतर्गत हमने पढ़ा है स्पर्शी व्यंजन, चारों वर्ग आ जाएंगे, इसमें च वर्ग नहीं आएगा। ठीक है, प्रथम 4 अक्षर ही आएंगे इनके। और फिर आता है च वर्ग, किसमें आएगा, स्पर्श संघर्षी में आ जाएगा च वर्ग, स्पर्श संघर्षी में। और तीसरा आता है नासिके व्यंजन, जो प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर जो होता है वो आ जाएंगे नासिके में। और उत्क्षिप्त व्यंजन या फिर ताड़नजात व्यंजन या फिर फेंके हुए व्यंजन जिनको कहा जाता है वो इसमें आएंगे अढ और अढ। फिर लुंठित या प्रकंपित व्यंजन र आ जाएगा, और पार्श्विक व्यंजन में ला आ जाएगा। और उसके बाद संघर्षहीन या अर्ध स्वर जिसके अंदर आते हैं ये और व। और इसके बाद आता है संघर्षी व्यंजन, जिसमें आएंगे क्या, संघर्षी में क्या क्या आते हैं, श, श, श और है। और अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, भाई प्रयत्न के आधार पर पढ़ेंगे हम भाई। ठीक है, 1 मिनट में यार पसीना बहुत आ रहा है। ठीक है साथियों, तो शुरू करते हैं। पसीना इतना हो रहा था कि बीच में मुझे क्लास रोकनी पड़ी। तो हम शुरू करते हैं कौन से, प्रयत्न के आधार पर हमने पढ़ लिया था पहला क्या, प्रयत्न के आधार पर पढ़ लिया था हमने अभ्यंतर प्रयत्न, जो कि प्रारंभ में जो प्रयत्न किए जाते हैं उनके आधार पर जितने भी प्रकार थे, स्पर्शी, स्पर्श संघर्षी, ताड़नजात, पार्श्विक, लुंठित और काकल्य और जितने भी थे वो सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, अब हम पढ़ देंगे कि प्रयत्न के आधार पर जो दूसरा प्रकार है ना वो है बाह्य प्रयत्न। तो बाह्य पे जो प्रयत्न होता है ना, प्रयत्न के आधार पर जो दूसरा प्रकार है, प्रयत्न का जो दूसरा प्रकार है यह है बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न, तो बाह्य प्रयत्न के अंदर भी हम दो प्रकार से पढ़ते हैं। बाह्य प्रयत्न में पढ़ेंगे एक श्वास वायु के आधार पर, किसके आधार पर, श्वास वायु के आधार पर। ठीक है, पहला पढ़ेंगे हम श्वास वायु के आधार पर, और दूसरा होता है क्या, नाद या कंपन के आधार पर, कंपन के आधार पर, नाद या कंपन के आधार पर। ये दोनों प्रकार से पढ़ने वाले हैं। पहला पढ़ेंगे श्वास वायु के आधार पर। तो श्वास वायु के आधार पर देखते हैं हम, इसका पहला होता है अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण। ये 2 प्रकार के होते हैं। श्वास वायु के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, एक हो गया अल्प प्राण, एक हो गया महाप्राण। तो इसमें क्या होता है कि अल्प
अल्प प्राण में क्या होता है कि इनका वर्णों का उच्चारण करते समय मुख विवर से ध्वनि कम निकलती है, या फिर जो ये जो श्वास है ना, हवा हवा कम निकलती है, इसलिए ये आते हैं अल्प प्राण के अंदर। और जो महाप्राण के अंदर आते हैं उनमें मुख से वायु अधिक निकलती है। तो मैं आपको बताता हूँ अल्प प्राण में कौन कौन से आते हैं। तो अल्प प्राण में आएगी प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर। एक तो ये आते हैं अल्प प्राण में कि प्रत्येक क च ट त प, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर आते हैं किसमें? अल्प प्राण के अंदर, ठीक है ना। और इसमें आते हैं क्या? सभी स्वर यानी कि 11 के 11 स्वर। मैंने आपको जब वर्ण विचार की फर्स्ट क्लास पढ़ाई थी तब मैंने आपको लिखा था ना कि सभी स्वर अल्प प्राण व सघोष होते हैं, ठीक है ना। तो वो यही है कि अल्प प्राण के अंदर आते हैं सभी स्वर, इनका उच्चारण करते समय मुख विवर से हवा कम निकलती है, इसलिए ये सब आते हैं इसके अंदर। और इसमें क्या आते हैं? प्रत्येक वर्ग से तो आगे प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर और सभी स्वर आ गए इसमें। और फिर आएंगे क्या, जो होते हैं ना अपने अंतस्थ वर्ण। इसमें क्या क्या आएंगे? इसमें आएंगे ये, र, ल और व, ये सब इसमें आ जाएंगे। तो देख लो आप, 5 इसमें, 5 इसमें और 5 इसमें, कितने हुए? 15 और 11, 15 और 11 और 4, ये सब आएंगे किसमें? अल्प प्राण के अंदर आएंगे, जिनमें मुख विवर से ध्वनि हवा कम निकलती है। और महाप्राण में कौन से आएंगे? सीधा तरीका है, ये देखो आप। जब अल्प प्राण के अंदर प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर आ गया तो महाप्राण में कौन सा आएगा? बचा कौन सा इनमें? दूसरा और चौथा। तो बस लिख दो सीधा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर या वर्ण लिख देंगे या व्यंजन लिख देंगे, ठीक है ना। वर्ण या फिर व्यंजन इसमें आएगा। अब इसमें क्या आता है? और स्वर सब इसमें अल्प प्राण में आएंगे। अब इसमें आता है क्या? ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन में कौन कौन से आते हैं अपने पास? नीचे लिख देता हूं मैं। ऊष्म व्यंजन में कौन कौन से आते हैं? श, स और है। तो आप समझ गए होंगे। प्रयत्न के आधार पर अभ्यंतर हमने पढ़ लिया था, प्रयत्न के आधार पर ही बाह्य प्रयत्न में पढ़ा हमने। तो बाह्य प्रयत्न में 2 प्रकार के हैं, श्वास वायु के आधार पर और नाद के आधार पर। जब हम श्वास वायु के आधार पर पढ़ रहे हैं तो पहला है अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। तो अल्प प्राण में क्या होता है? मुख विवर से वायु कम निकलती है और संघर्ष नहीं होता है इनमें। तो इसमें आता है कौन सा? अल्प प्राण में कौन कौन सा आता है? अल्प प्राण में आता है प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर, और प्रत्येक जितने भी स्वर है वो सारे स्वर और अंतस्थ व्यंजन ये, र, ल, व, ये इसमें आएंगे किसमें? अल्प प्राण में। और महाप्राण में कौन कौन सा बचा? फिर प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर, ये आ जाएंगे इसमें। और फिर इसमें आएंगे कौन से? ऊष्म व्यंजन, जितने भी हमारे श, स और ह, ये इसमें आ जाएंगे। बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियोस को लाइक ज़रूर करना और शेयर मत करना बिल्कुल ना भूले, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम आखिरी पढ़ने वाले इसमें श्वास वायु के आधार पर पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे नाद या कंपन के आधार पर। नाद या कंपन के आधार पर, ठीक है ना। नाद या कंपन के आधार पर पढ़ने वाले हैं। तो ये दूसरा पढ़ेंगे कौन सा? नाद या कंपन के आधार पर, ठीक है। नाद या कंपन के आधार पर भी 2 प्रकार के होते हैं।
नाद या कंपन के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अघोष और एक होता है सघोष। अब अघोष और सघोष क्या होता है, जब हम संधि पढ़ते हैं ना तो उसमें अधिकतर नियमों में यही आता है कि जब इसके बाद यह आएगा तो अघोष का सघोष का अघोष हो जाएगा और अघोष का सघोष हो जाएगा। तो वो सब चीज़ें समझने के लिए आपको वर्ण विचार समझना इसीलिए ज़रूरी है, तभी मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको कि वर्ण विचार की क्लास सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है बाकी दूसरे टॉपिक्स के बिहेवियर से। तो कंपन के आधार पर दो प्रकार बताए मैंने आपको, कंपन या नाद के आधार पर, एक होता है अघोष और एक होता है सघोष। अघोष क्या होती है, जिनमें जिन वर्णों का या व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुंह में संघर्ष या कंपन उत्पन्न नहीं होता है। जैसे कि हम उच्चारण करते हैं व्यंजन का, जब बोलते हैं क ख, तो इनमें कोई कंपन नहीं होता, लेकिन उसके बाद जो आगे के तीन अक्षर है ना उनका उच्चारण करते हैं ना, घ घ न, उनमें घर्षण उत्पन्न होता है। तो इसके भी दो प्रकार है, कौन कौन से, एक होता है अघोष और एक होता है सघोष, या फिर इसको घोष बोल दो, ठीक है ना। ये सब चीजें बता दी मैंने आपको। अघोष होता है कौन कौन सा, इसके अंदर आते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा अक्षर, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर आ जाएगा किसमें, अघोष में, जिनमें की घर्षण बिल्कुल भी नहीं होता है इनमें घर्षण, ठीक है ना। और अघोष के अंदर ही आएंगे क्या, इसके अंदर ही और क्या आते हैं, क्योंकि स्वर तो अघोष होते नहीं है, स्वर तो घोष होते हैं, तो स्वर इसमें आएंगे नहीं, क्योंकि मैंने आपको स्वर पढ़ाते टाइम ही बोला था कि सभी स्वर अल्प प्राण व सघोष होते हैं। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा उष्ण व्यंजन, उष्ण व्यंजन आएगा, और उष्ण व्यंजन में सभी यही आएंगे केवल श और श, क्योंकि है नहीं आएगा इसमें, क्योंकि है क्या होता है में घर्षण उत्पन्न होता है, तो है किसमें आएगा, है आएगा सघोष में। तो इसमें तो अघोष में तो यही आएंगे बस, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और पहला और दूसरा, और उष्ण व्यंजन श और श आएंगे। और जो अपने पास आता है सघोष, तो सघोष में क्या आएंगे, ये देखो पहला और दूसरा इसमें आ गया, तो सघोष में क्या बचा फिर, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर इसमें आता है, क्योंकि पहला दूसरा इसमें आ गया, तो फिर बचा कौन सा, यही तो बचा। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम जो अंतस्थ होते हैं ना, अंतस्थ व्यंजन, तो अंतस्थ व्यंजन भी सब सघोष होते हैं, वो आएंगे ये, र, ल और व। और उष्ण व्यंजन का एक होता है, ये क्या बोलते हैं, सभी स्वर होते हैं ना, सभी स्वर भी क्या होते हैं, सभी स्वर भी सघोष होते हैं। और उष्ण व्यंजन का जो है होता है ना, है भी इसी में आता है भी सघोष ही होता है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि व्यंजन क्या होते हैं, कौन कौन से किस व्यंजनों को किस किस नाम से जाना जाता है, स्पर्शी व्यंजन, संघर्ष व्यंजन, लुंठित व्यंजन, प्रकंपित व्यंजन, ताड़नजात व्यंजन, काकल्य व्यंजन, मैंने आपको सब बताया है। इनका वर्गीकरण बताया, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण जितने भी बताया, कंठ, तालु, मुर्दा, दंते और ओष्ठे प्रकार से होता है। प्रयत्न के आधार पर बताया मैंने आपको अभ्यंतर और बाह्य। अभ्यंतर में बता दिया मैंने स्पर्शी, संघर्षी, ताड़नजात वगैरह वो सब उसमें बताया मैंने। बाह्य प्रयत्न में बताया मैंने आपको दो प्रकार बताए, एक श्वास वायु के आधार पर, एक नाद के आधार पर। श्वास वायु के आधार पर होते हैं दो प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण, और नाद के आधार पर होते हैं सघोष और अघोष, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद में आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ। हमारे इसमें पढ़ते हैं हम संयुक्त व्यंजन, एक आता है क्या, संयुक्त व्यंजन। क्या पढ़ेंगे, संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन का मतलब तो आप नाम से पहचान गए होंगे कि संयुक्त व्यंजन का मतलब है कि एक ऐसा व्यंजन जिसका निर्माण
दो या दो से अधिक व्यंजनों से मिलकर हुआ हो, व्यंजनों बोल लो या फिर वर्ण बोल लो। तो संयुक्त व्यंजन होते क्या है, इनका निर्माण मैं लिखा देता हूं आपको, इनका निर्माण दो व्यंजन प्लस एक स्वर के मिलने से होता है। समझ गए ना आप? दो से अधिक वर्णों के मिलने से जिनका निर्माण होता है उनको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन हम पढ़ते हैं हिंदी में कितने, शुरू से ही पढ़ रहे हैं रे, क्ष, त्र, गे और श्रेय, श्रीमान वाला श्रेय। ठीक है ना? तो देखिए ध्यान से, क्ष और त्र, गे और री। क्ष, क्ष का निर्माण किससे होता है? पहला अक्षर आता है इसमें क प्लस श प्लस अ, ये दो तो आ गए व्यंजन और एक आ गया स्वर, यानी कि दो व्यंजन दो व्यंजन और एक स्वर से मिलकर जिनका निर्माण होता है उनको क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं हमारे? 4 होते हैं, क्ष, त्र, गे और श्रेय। ठीक है। त्र, इसी प्रकार त्र का निर्माण होता है त, र और ऐसे। अब जो गे गे पढ़ते हैं ना अपन, गे, इसका निर्माण किससे होता है? इसका निर्माण होता है ज से, ज प्लस इसी वर्ग का पंचमाक्षर अयन प्लस ऐसे मिलके इसका निर्माण होता है। और श्र, श्र में कौन सा सा आता है? श्र में आता है च वर्ग का। ठीक है ना? च वर्ग में जो श आता है ना, कौन सा पढ़ा था हमने? च वर्ग में श, षटकोण वाला श आएगा इसमें, ये वाला श, ये सलजम वाला श। ठीक, प्लस र, श प्लस अ, इन सबसे मिलके इन 4 जो व्यंजन होते हैं ना, ये संयुक्त व्यंजन 4। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है और क्वेश्चन यही चीजें दे देता है, और यहाँ पे श की जगह दूसरा स दे देता है। कभी अभी ये स तो दूसरा स दे देगा। यहाँ पे पूछता है कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है। और एक और चीज बताता हूँ मैं आपको। जैसे आपने देखा ही होगा, ये चीज पढ़ते हो ना आप, कहीं पढ़ते हो तो ये चीज नहीं पढ़ते क्या? ये लिखा हुआ रहता है ना, बच्चा, बच्चा, कच्चा, सच्चा, पट्टा। हाँ, ये सब चीजें पढ़ते हो ना आप, ये पढ़ी होगी। अब आप मुझे बताओ कि ये जो आ रहा है ना, डबल से आता है, इनको बोलते क्या है? ये जो आता है डबल से या कोई भी वर्ण पहले आधा फिर पूरा, तो इनको क्या बोलते हैं? ये चीज आपने पढ़ी होगी। इनको कहा जाता है द्वित्व व्यंजन। ये याद रखना, क्वेश्चन पूछता है यहाँ से कि द्वित्व व्यंजन कौन सा है। जैसे कि क्वेश्चन दे देता है, ऐसे ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, ये क्वेश्चन है। चलो मैं लास्ट में आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ क्वेश्चन। निम्न में से द्वित्व व्यंजन नहीं है। ऑप्शन है आपके कच्चा, ब, जच्चा और से टीका और द पट्टा। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना आप सभी।
कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना कि निम्न में से द्वित्व व्यंजन नहीं है। और दोस्तों इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। ऐसे ही वीडियोस आपको यही मिलने वाले हैं। जैसे हमने हिंदी स्टार्ट कर दी है तो अब हम हिंदी पूरी करवाने वाले हैं। आज ही वर्ण विचार की दूसरी क्लास थी, वर्ण विचार हमारे खत्म हो चुके हैं चैप्टर। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे संज्ञा, फिर उसके बाद पढ़ेंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, फिर उसके बाद में लिंग, वचन, कारक और विभक्ति, वाच्य वो पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे संधि, समास वगैरह, जो आपको यहाँ पे डेली क्लास मिलने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।